आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, उस 11th क्लास में अपन ने जैसे मैकेनिक्स पढ़ी है, चीर संबंध भौतिकी पढ़ी है, वेव थ्योरी पढ़ी है, हाँ वेव थ्योरी पढ़ी। ठीक इसी प्रकार से 12th क्लास के अंदर भी विभिन्न प्रकार के जैसे यूनिट होंगी, जिसमें पहली जो यूनिट होगी वो आवेश से संबंधित यूनिट होगी, जिसको अपन स्थिर वैद्युतिकी वगैरह ऐसे चैप्टरों के अंदर पढ़ेंगे। जो दूसरी यूनिट होगी, दूसरी यूनिट के अंदर अपन चुंबक से संबंधित जितने भी चैप्टर होंगे वो पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट होगी, तीसरी यूनिट में जो क्वांटम फिजिक्स बोली जाती है, जिसको आधुनिक भौतिकी के नाम से बोला जाता है, उस आधुनिक भौतिकी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अपनी लास्ट यूनिट होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट, अर्थात जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के विभिन्न जो प्रभाव होते हैं, इलेक्ट्रॉन की विभिन्न गतियाँ होती है, जैसे दाब के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार से प्रभावित होती है, उनसे संबंधित जो भौतिक विज्ञान होगी वो पढ़ेंगे अपन लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इस प्रकार से अपन जो आवेश से संबंधित यूनिट है, जिसको अपन स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं, वो अपनी पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर। तो आज अपन स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर को चालू करते हैं, जिसमें आवेश वगैरह, आवेश के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, ये पहला चैप्टर है। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश, यहाँ स्थिर शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है स्थिर, और यहाँ जो वैद्युतिकी शब्द लिखा हुआ है ये स्थिर वैद्युतिकी। इस वैद्युत जो शब्द होता है, वैद्युत शब्द बिजली के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है, बल्कि विद्युत शब्द आवेश के लिए उपयोग में लिया जाता है। चार्ज, तो चार्ज शब्द के लिए विद्युतिकी शब्द का उपयोग किया जाता है, विद्युत शब्द का उपयोग किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का तथा स्थिर आवेशों के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब आवेश के विभिन्न प्रभाव कौन से होते हैं? तो आवेश के विभिन्न प्रभाव होते हैं जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत स्थिर स्थितिज ऊर्जा। ये विभिन्न प्रभाव हैं आवेश के, कि आवेश होगा तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश होगा तो उसकी एक स्थितिज ऊर्जा होगी, आवेश होगा तो उसका एक विभव बनेगा। इनका अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर के अंदर। अब यहाँ एक नया शब्द आया आवेश, कि ये आवेश क्या है। तो आवेश चार्ज, ये आवेश न तो कोई भौतिक राशि है और न ही आवेश कोई एक प्रभाव होता है। ये आवेश न कोई भौतिक राशि है, न ही कोई प्रभाव है, न कोई ये फिनोमिना है, कोई सिद्धांत है। आवेश क्या है? आवेश होता है एक गुण, जिसको भौतिक गुण कहते हैं। जैसे मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु के अंदर अपन कहेंगे कि इसमें अगर द्रव्यमान का गुण है तो उस द्रव्यमान के गुण के कारण ये बल आरोपित करेगी, इसका दाब होगा, ये होगा, इस प्रकार से। वैसे ही आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। अगर इस वस्तु में आवेश का गुण होगा तो ये वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी। तो इस वस्तु के जिस गुण के कारण ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी, उस गुण को अपन कहेंगे आवेश। तो आवेश क्या है? आवेश एक वस्तु का भौतिक गुण है, जिस गुण के कारण ये वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने लग जाती है। यदि
आवेश का गुण इस वस्तु में नहीं होगा तो ये वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगी। तो आवेश की डेफिनेशन क्या होगी? ये क्या है? ये भौतिक राशि नहीं है, ध्यान रखना, ये भौतिक गुण होता है। और इस भौतिक गुण के कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि आवेश क्या होता है? वह भौतिक गुण जिस भौतिक गुण के कारण वस्तु विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अन्योन्य क्रिया करने लगती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया करने लगती है, उस गुण को कहा जाता है आवेश। इस गुण के कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है या विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया करने लगती है। इस गुण को कहा जाता है आवेश। अब बात आती है कि ये भौतिक राशि नहीं है, भौतिक गुण है। हाँ, ये भौतिक गुण है, पर भौतिक गुण होने के साथ ही उसके बाद भी इसका मात्रक भी होता है और इसकी विमा भी होती है। वैसे मात्रक और विमा हमेशा भौतिक राशि की होती है, पर ये आवेश एक भौतिक गुण होते हुए भी इसका जैसे मात्रक और विमा है। तो पहले बात करते हैं इसका मात्रक की, कि आवेश का मात्रक क्या है। तो विभिन्न पद्धतियों के अंदर मात्रक अलग अलग होते हैं। जैसे किसी पद्धति में अपन लंबाई का मात्रक मीटर ले लेते हैं, दूसरी पद्धति में उसी लंबाई का मात्रक अपन सेंटीमीटर ले लेते हैं। अगर तीसरी पद्धति में देखें तो फीट के अंदर अपन दूरी मापने लग जाते हैं। तो अलग अलग पद्धतियों में मात्रक अलग अलग लेते हैं। उसी प्रकार से आवेश का जो एसआई मात्रक पद्धति है, इस एसआई मात्रक पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको केवल सी द्वारा दर्शा दिया जाता है। पहले सी भी लिखते थे, आजकल केवल सी लिखते हैं। तो आवेश का कूलाम मात्रक एक एसआई मात्रक होता है। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, जिसको एसटीसी लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम। ये इसका सीजीएस मात्रक होता है। अब एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के अलावा इसके विभिन्न मात्रक होते हैं। जैसे कुछ प्रायोगिक रूप से मात्रक लेते हैं, कई बार इसका अगर बड़े पैमाने पर मापना होगा तो एक अन्य प्रकार का मात्रक लेंगे, अगर छोटे आवेशों को मापना होगा तो अन्य प्रकार के मात्रक का उपयोग करेंगे। तो इन दो मात्रकों के अलावा आवेश का जो अन्य मात्रक है वो होता है फेराडे। फेराडे ये एक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूसरा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम। अब अगर क्रम में पूछा जाए, जैसे हिरार्की में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको बढ़ते क्रम में आप व्यवस्थित करो या इनको घटते क्रम में आप व्यवस्थित करो। तो अगर आवेश के मात्रकों के हिसाब से देखें कि आवेश के मात्रकों को आप बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, तो सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फेराडे। फिर इस फेराडे से छोटा जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। फिर कूलाम से जो छोटा होता है वो होता है स्टेट कूलाम। और सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? फ्रैंकलिन। तो सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, ये सबसे छोटा मात्रक है। तो ये है आवेशों का घटता क्रम। अब बात आती है कि अगर कूलाम आवेश दिया हुआ हो उसको फेराडे में चेंज करो, फेराडे दिया हुआ है उसको आप स्टेट कूलाम में चेंज करो, स्टेट कूलाम दिया हुआ है उसको आप फ्रैंकलिन में चेंज करो। इस प्रकार से आपस में एक आवेश के मान को दूसरे आवेश के मात्रक में चेंज किया जाता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आए कि 10 कूलाम कितने फेराडे के बराबर होता है। तो पहले इनमें आपस में एक दूसरे में अपने को संबंध देखना होता है। एक फेराडे बराबर 965
00 कूलाम। कितना कूलाम होता है एक फेराडे में? एक फेराडे में 96500 कूलाम आवेश होता है। इतना बड़ा मात्रक होता है फेराडे की, कूलाम इतनी संख्या में आते हैं। अगर स्टेट कूलाम और कूलाम में संबंध देखना चाहें तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ये दोनों ही डाटा उपयोगी होंगे, एक फेराडे और एक कूलाम बराबर इतने स्टेट कूलाम। अब ये फेराडे जो मात्रक है, ये मात्रक है किसका? तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जो किसी परमाणु के जो मूल कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। अब यदि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ाते जाएं और आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो आवेश होता है 1 फेराडे। तो 1 फेराडे क्या है? 1 फेराडे है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 1 मोल आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसका जो आवेश आएगा वो 1 फेराडे आएगा, और 1 फेराडे का मतलब इतना कूलाम आएगा। अब अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, सब बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन को, कि आवेश का मात्रक है। पहला ऑप्शन है फेराड, दूसरा ऑप्शन है कूलाम, तीसरा ऑप्शन है फ्रैंकलिन, चौथा ऑप्शन है 2 व 3 दोनों। आवेश का मात्रक नहीं है, ऐसे लिखो, नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो आवेश के मात्रक के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो कूलाम है, यह आवेश का मात्रक है। फ्रैंकलिन है, यह आवेश का मात्रक है। 2 और 3 मतलब ये और ये दोनों आवेश के मात्रक। पर फेराड की बात करते हैं, ये फेराड नहीं है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है, आप सब लिखेंगे, एक है फेराड और एक है फेराडे। ये फेराडे तो है आवेश का मात्रक, और ये जो फेराड है ये एक अन्य भौतिक राशि है जिसका नाम होता है धारिता। ये इस धारिता का मात्रक है। तो फेराड धारिता का मात्रक है, फेराडे आवेश का मात्रक है। ये एक थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस लगेगा कि फेराडे, पर फेराडे आवेश का मात्रक और फेराडे धारिता का मात्रक, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन गलत हुआ है। अब बात चलिए, अब देखेंगे कि किसी भी पदार्थ में ये आवेश का गुण आता क्यों है। क्योंकि इसमें अगर आवेश का गुण होगा तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, पर ये गुण आने का कारण क्या होगा, मुख्य वो क्या कारण है जिसके कारण ये गुण आता है। तो इस गुण के आने का कारण आवेश का कारण, तो आवेश का जो मुख्य कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। कि जैसे मान लो ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन है, इस पदार्थ में 100 प्रोटॉन है, और इस पदार्थ में
110 न्यूट्रॉन है। मतलब ये कोई पदार्थ है या कोई परमाणु है, कोई अणु है, कुछ भी है जिसके अंदर 100 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 110 न्यूट्रॉन है। तो जो मुख्य पार्टिकल्स है अपने परमाणु के, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर ध्यान रहे ये आवेश नेगेटिव प्रकृति का आवेश होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। ये नेगेटिव प्रकृति का होता है और ये पॉजिटिव प्रकृति का होता है। जैसे मान लो -9 और +9 इनका योग करना है तो 0 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव प्रकृति का, और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव प्रकृति का। और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। तो अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो उस पदार्थ पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, वह पदार्थ उदासीन अवस्था में रहेगा, उसका आवेश 0 होगा। अब यदि इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या बराबर है, इस संख्या को आप डिस्टर्ब कर दो, प्रोटॉन को ज़्यादा कर दो या इलेक्ट्रॉन को कम कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो उदासीन कण है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप कम ज़्यादा कर दो बराबर न करके, तो फिर इस वस्तु पर आवेश आ जाएगा। पर प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है किसी भी पदार्थ में से। इसका कारण क्या है ये देखते हैं। तो इसका कारण ये है कि किसी पदार्थ में से आप प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। इसका अपन कारण देख रहे हैं। जैसे ये मान लो परमाणु, इस परमाणु में जो नाभिक होता है, इस नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के बाहर ये जो विभिन्न कक्षाएं हैं, इन विभिन्न कक्षाओं में होता है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनमें आपस में एक बल लगता है जिसको बोलते हैं परबल नाभिकीय बल। ये परबल नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस नाभिक के अंदर आपस में बांध कर रखता है। अब यदि आप इस बल की बात करें कि ये बल कितना होता है, तो ये प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। जैसे अपन कहें जेसीबी से, मान लो इसको जेसीबी से खींचना चाहे, तो देखो जेसीबी का जो बल है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बल होता है ये, क्योंकि ये प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। इससे ज़्यादा बल प्रकृति में कोई किसी पर लगा ही नहीं सकता। तो जब प्रकृति में इससे ज़्यादा कोई बल नहीं लगा सकता, इसका मतलब है अपने पास में ऐसा कोई भी बल नहीं है जिसके द्वारा अपन प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात प्रोटॉन को नाभिक में से बाहर निकालना असंभव है। तो फिर क्या करें? तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो या इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश करवा सकते हो। तो इस वस्तु पर आवेश आएगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोनों की संख्या बराबर न होकर कम ज़्यादा होगी तब। तो संख्या को कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है? तो संख्या को कम ज़्यादा किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। या तो आप इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल भी सकते हो और इलेक्ट्रॉन को आप प्रवेश करवा भी सकते हो, जबकि प्रोटॉन के साथ में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यदि आपने इस वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा दिए तो यहाँ संख्या हो जाएगी इसकी 102। तो अब 102 इलेक्ट्रॉन हो गए और 100 प्रोटॉन। तो 102 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन। तो 100 प्रोटॉन से 100 इलेक्ट्रॉन मिलकर तो हो जाएंगे उदासीन, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश इस वस्तु पर आ जाएगा, तो ये वस्तु नेगेटिव आवेशित हो जाएगी। अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो 98 इलेक्ट्रॉन हो गए और 100 प्रोटॉन हो गए। तो 98 प्रोटॉन 98 इलेक्ट्रॉन से मिलकर इसको उदासीन कर देंगे, बाकी बच गए 2 प्रोटॉन। इन 2 प्रोटॉन का आवेश जो पॉजिटिव आवेश होगा वो इस वस्तु पर आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे आता है, आवेश के आने का कारण क्या है? तो वस्तु पर आवेश आता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करवाने के कारण या इलेक्ट्रॉन के निकालने के कारण।
क्योंकि दोनों ही वजह से आवेश आ सकता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन जुड़ भी सकता है और निकल भी सकता है, तो फिर इस पर आवेश आएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में जो बदलाव आएगा वो बदलाव किस प्रकार से हो, जैसे बराबर हो, कम हो, ज़्यादा हो, इस प्रकार से तो आवेश देखते हैं। तो किसी भी वस्तु पर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो फिर ये जो वस्तु होगी वो वस्तु उदासीन होगी। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे तो बराबर की मात्रा में इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन मिलकर उदासीन कर देंगे। पर जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो कुछ प्रोटीन अतिरिक्त बच जाएंगे, कुछ जो प्रोटॉन अतिरिक्त बचेंगे वो वस्तु को पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो वस्तु पॉजिटिव आवेशित होगी। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा रहेगी तो बराबर बराबर मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो तो उदासीन हो जाएंगे। पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वस्तु को नेगेटिव आवेशित कर देते हैं। तो किसी भी वस्तु पर ऐसे बोलते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं कि एक तो पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। तो आवेश के अगर प्रकार देखें तो दो प्रकार है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर इस आवेश के आने का जो मुख्य कारण देखा अपन ने, तो आवेश के आने का मुख्य कारण रहा है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब आवेश के आने का कारण रहा है स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। पर ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल सकते हो, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रवेश करवा सकते हो, तो इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की तीन विधियां हैं। भाई इलेक्ट्रॉन को वस्तु में प्रवेश करवाना है या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तभी वस्तु में आवेश का गुण आएगा। पर इस इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कैसे करवा सकते हैं और बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने या इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने, अर्थात वस्तु पर जो आवेश आता है उस आवेश आने की जो प्रोसीजर है, जो आवेश आने का जो तरीका है, वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो आवेश आने का तरीका तीन प्रकार का हो सकता है। उस प्रकार के जो तरीके होंगे, आवेश आने का जो तरीका होगा, उस तरीके को कहेंगे अपन आवेशन की विधियां। बार पहले अपन ने पढ़ा था आवेशन का कारण, कि आवेश का कारण क्या है। यहाँ है आवेश आने का तरीका, आवेश आने की प्रक्रिया। तो आवेशन की विधियों में तीन विधियां होती हैं। पहली जो विधि होती है वो होती है घर्षण। दूसरी जो विधि होती है वो होती है घर्षण विधि। दूसरी विधि है चालन विधि। तीसरी विधि है प्रेरण विधि। अब अपन पढ़ेंगे घर्षण विधि। ये तीन विधियां हैं आवेशन की। घर्षण विधि, घर्षण विधि में क्या है कि जब किसी एक वस्तु, जैसे मान लो ये वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, जब इन दोनों वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाया जाता है
तो घर्षण करवाने से क्या होता है कि अपन जो यांत्रिक ऊर्जा काम में लेते हैं इनको घर्षण करवाने में, जैसे हाथों, दो हाथों को अपन ऐसे घर्षण करते हैं, तो अपन जो कार्य कर रहे हैं इनको घर्षण करवाने में जो यांत्रिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा इन दोनों सतह के बीच में जो घर्षण बल होता है, उस घर्षण बल के कारण ये यांत्रिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में प्रवेश करती है। जैसे ये एक वस्तु है अपने पास में, वस्तु एक, और ये जो दूसरी है ये है वस्तु दो। जब इन दोनों वस्तुओं के बीच में अपन घर्षण करवाएंगे तो घर्षण करवाने पर यांत्रिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में रूपांतरित होगी, और यह जो तापीय ऊर्जा है, ये तापीय ऊर्जा इस वस्तु की सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। अब जैसे मान लो किसी को बोला जाए कि ये वस्तु खरीदने के लिए 50 रुपये की आवश्यकता होगी और 2 रुपये मिल सकते हैं किसी दूसरी दुकान से, कि इस दुकान पे जाओ। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों को बोलते हैं कि एक वस्तु 50 रुपये में खरीदी जा सकती है और आपको 2 रुपये का लोन मिल सकता है, दोनों को ही। इन दोनों के लिए रेट समान है और दोनों को लोन भी 2-2 रुपये का मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पास पहले से 48 रुपये हैं और इसके पास 40 रुपये हैं, तो इस वस्तु को कौन खरीद सकता है? तो इस वस्तु को ये 48 वाला खरीद सकता है, क्योंकि इसको 2 रुपये का लोन मिल सकता है। 2 रुपये का लोन मिलते ही 50 रुपये होंगे, 50 रुपये होते ही ये खरीद लेगा। जबकि इसको अगर देखें तो 40 का 2 लोन मिलेगा, 42 होंगे, तो भी ये नहीं खरीद पाएगा। ठीक ऐसे ही किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब मान लो इस पहली जो वस्तु है, इस वस्तु की मिनिमम ऊर्जा जो बाहर निकालने के लिए है वो बहुत कम है। जैसे इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो इस वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है, और इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। जबकि अपन जब इनको घर्षण करवा रहे हैं तो जो तापीय ऊर्जा मिल रही है इलेक्ट्रॉनों को, वो मैं कह रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल सकती है, इससे ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिल सकती। ये निश्चित नहीं है कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही मिल सकती है। मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इस एग्जाम्पल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है, तो फिर इसको तो चाहिए केवल 1, तो 2 में से 1 ये ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जबकि इसको चाहिए 8, अब ये 8 तो मिल ही नहीं रही है, 2 ही मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। तो ये जो बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो वस्तु की मिनिमम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन कहते हैं कार्यफलन। एक शब्द आता है कार्यफलन, इसको फाई द्वारा दर्शाते हैं। तो कार्यफलन क्या है? किसी भी वस्तु की सतह से, किसी भी वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा की, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को कहा जाता है कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या है? एक एनर्जी का मान ही है। जैसे इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो मिनिमम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट थी उसको कहते हैं अपन कार्यफलन। तो जब 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं, जैसे मान लो इन 2 वस्तुओं को अपन आपस में घर्षण करवाते हैं, तो एक में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत है, एक में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। तो जब इनको घर्षण करवाया जाता है तो कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट वाले में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और जो ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ये दोनों पहले क्या है? उदासीन है। फिर जब इन दोनों के बीच में अपन करवाते हैं घर्षण, तो घर्षण करवाने पर क्या होगा कि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और दूसरी में प्रवेश करेगा। मान लो इसमें से
इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस वस्तु में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई मतलब इस वस्तु पर कौन ज़्यादा रह गया, प्रोटॉन ज़्यादा रह गया इस वस्तु पर। तो इस वस्तु में जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव आवेश ज़्यादा रह गया, तो ये वस्तु हो गई पॉजिटिव आवेशित। और इस वस्तु में से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, पहले से उदासीन थे मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, और अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश और कर गया, तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बार पहले बताया था कि बराबर रहते हैं तब उदासीन होती है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉजिटिव आवेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव आवेशित हो जाती है। तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये नेगेटिव आवेशित हो गए। इस पर जितना आवेश आएगा, मान लो इस पर नेगेटिव आवेश आया -Q, तो इतनी ही मान का +Q आवेश इस पर आएगा। तो घर्षण विधि में क्या है, घर्षण विधि में जब दो उदासीन वस्तु होती हैं, उन उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है। तो घर्षण करवाने पर यांत्रिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और यह तापीय ऊर्जा वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। जिस वस्तु के लिए कार्यफलन कम होता है, कार्यफलन का मान कम होता है, उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिस वस्तु का कार्यफलन ज़्यादा होता है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो वस्तु पॉजिटिव आवेशित होती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो वस्तु नेगेटिव आवेशित होती है। और दोनों ही वस्तुओं पर, एक पर पॉजिटिव आवेश आया एक पर नेगेटिव, पर आवेश का जो मान होगा, परिमाण होगा, वो बराबर रहेगा। तो घर्षण विधि के लिए जो याद रखने की चीजें हैं वो देखो। घर्षण विधि में दोनों वस्तु जो पहले उदासीन थी, इन दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। घर्षण के बाद में समान परिमाण का आवेश आता है। घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर परिमाण समान है, पर देखो प्रकृति देखो आवेश की, एक पर नेगेटिव है एक पर पॉजिटिव है, तो समान परिमाण का आवेश है, पर दोनों में आवेश की जो प्रकृति है वो क्या है, विपरीत। तो विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, समान परिमाण का आवेश आता है घर्षण विधि में। घर्षण विधि में जो आवेश की प्रकृति होती है वो विपरीत प्रकृति होती है। और घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं को जब आप घर्षण करवाते हो दोनों वस्तुओं को, तो दोनों वस्तुओं को आपको संपर्क में लाना आवश्यक होता है। जैसे मान लो ये वस्तु और ये वस्तु है, इनको घर्षण करवाना है, तो अपन यहाँ से घर्षण नहीं करवा सकते, इनको एक दूसरे से स्पर्श करवाना पड़ेगा। जब स्पर्श करवाओगे तो ही घर्षण संभव होगा। तो घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं का संपर्क बहुत आवश्यक है, तो इनमें वस्तुओं का संपर्क होता है। इस विधि में विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और समान परिमाण का आवेश आता है। बात करते हैं कि यह घर्षण विधि कौन कौन सी वस्तुओं में करवा सकते हैं, किस प्रकार के, जैसे प्लास्टिक में करवा सकते हैं, स्टील में करवा सकते हैं, पेड़ पौधे जैसे पत्ती और हाथ में करवा सकते हैं, हाँ सब में करवा सकते हैं। घर्षण विधि एक ऐसी विधि है जो सभी प्रकार की वस्तुओं में आवेशन की विधि होती है। इसमें आप लकड़ी और लकड़ी को घर्षण करवा सकते हो जिससे आवेश आ सकता है, लकड़ी प्लास्टिक से आ सकता है। जैसे अपन कई बार पेन को बालों से ऐसे घर्षण करवाते हैं, फिर छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे जो ज़मीन पे ले जाते हैं तो ज़मीन में से कोई कागज़ के टुकड़े वगैरह इस पे चिपकने लग जाते हैं। तो ये बचपन में सभी बच्चे वगैरह जैसे करते हैं। तो ये जो यहाँ आवेश आया वो घर्षण विधि से ही आया है, क्योंकि अपने बाल है, इन बालों को ये जो पेन है इस पेन के साथ में घर्षण करवाया। तो पेन के साथ घर्षण करवाने से एक में से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो पेन में से इलेक्ट्रॉन निकले और बालों में प्रवेश कर गए तो बाल हो गए नेगेटिव आवेश और ये हो गए पॉजिटिव आवेश, तो दोनों में आवेश आ गया। अब जब वैज्ञानिक इस घर्षण विधि का अध्ययन कर रहे थे,
जब वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे उस वक्त वैज्ञानिकों ने, ऐसे तो है नहीं वैज्ञानिक कोई कि एक वैज्ञानिक गया जो जैसे लकड़ी लिया, लकड़ी के साथ में कर्षण करवा दिया, फाड़ के साथ में करवा दिया, पौधों के साथ में नहीं। लैब के अंदर कुछ सुव्यवस्थित तरीके से पदार्थ थे, उन पदार्थों पे अध्ययन किया गया। इन पदार्थों का जो युग्म है उस युग्म को याद करना बहुत आवश्यक है। जैसे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि बाल और पेन, इसका वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया एबोनाइट की जो छड़ होती है, एक पदार्थ होता है एबोनाइट, उस एबोनाइट की छड़ और रेशम के कपड़े पे अध्ययन किया। ऐसे ही एबोनाइट की छड़ और जो बिल्ली की, ऐसे बोलते हैं समूर, मतलब बिल्ली की खाल के जो फर होते हैं, उन फरों पे अध्ययन किया गया। ठीक उसी प्रकार से कांच की छड़, एक कांच की छड़ ली गई और एक कांच की छड़ के साथ में रेशम के कपड़े का अध्ययन किया गया। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा घर्षण किए गए जो एग्जाम्पल है, उनके युग्म हैं, उनको अपने को याद करना है इस घर्षण विधि के लिए। तो देखो, जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, जैसे पेन और बाल, जैसे एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल, जैसे एबोनाइट की छड़ और ऊनी कपड़ा। तो इनमें जब पूछे कि बताओ जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण करवाओगे तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, तो सिद्धांत कहता है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो नेगेटिव होगा। पर पता कैसे करें किसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, किसमें से नहीं निकला। तो ये जो युग्म है, इन युग्म के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब घर्षण करवाया जाता है तो कौन सा पॉजिटिव आवेशित होता है, कौन सा नेगेटिव आवेशित होता है। तो इसके लिए ध्यान रखना है, ये कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ये क्या है, ये एक अपवाद है। इसके लिए उल्टा रहेगा। और बाकी जितने भी एग्जाम्पल होंगे, आपको कोई किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दे दे, दो वस्तुओं का, तो इनके लिए अपने को क्या रखना है कि अगर वस्तु आपको लगे कि ये हार्ड वस्तु है, हार्ड होगी वो नेगेटिव आवेशित होगी और सॉफ्ट होगी वो होगी पॉजिटिव आवेशित। तो बताओ जैसे पेन है और बाल, तो पेन और बाल में से सॉफ्ट आपको कौन सा लगता है। तो पेन अपने को हार्ड लगता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको कहे कि नहीं बाल है जो हार्ड है, क्योंकि उनके होते ही ऐसे होंगे। तो जो पेन है वो हार्ड है, तो हार्ड पे कैसा आवेश आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब पेन हो जाएगा नेगेटिव आवेशित और बाल सॉफ्ट है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आवेशित। जैसे एबोनाइट की छड़, एबोनाइट एक कांच की तरह ही, जैसे क्वार्ट्ज जो पदार्थ होता है कांच जैसे होता है उसी प्रकार से एबोनाइट होता है। तो एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल, क्योंकि बिल्ली वगैरह ऐसे पकड़ के कभी देखें हैं तो अपन देखते हैं बहुत सॉफ्ट होती है। तो एबोनाइट की छड़ है वो कैसी है, हार्ड है। तो हार्ड है तो इस पर कैसा आवेश आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। सॉफ्ट है तो पॉजिटिव आवेश आएगा। ऐसे ही एबोनाइट की छड़ और ऊन का कोई कपड़ा, तो ऊन का कपड़ा अपने को सॉफ्ट लगता ही है, तो इस पर नेगेटिव आवेश आएगा, इस पर पॉजिटिव आवेश आएगा। पर ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, अपवाद है। अपवाद है इसका मतलब इसमें जो सॉफ्ट लगेगा उस पर पॉजिटिव नहीं आएगा, सॉफ्ट वाले पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, रेशम बहुत सॉफ्ट पदार्थ होता है रेशम, तो ये सॉफ्ट है। तो ट्रिक क्या है अपनी कि जो सॉफ्ट होगा उस पर पॉजिटिव आएगा, पर ये एग्जाम्पल अपवाद है। तो सॉफ्ट है इसका मतलब इस पर नेगेटिव आएगा।
और कांच की छड़ हार्ड है। हार्ड की ट्रिक क्या थी कि हार्ड वाली पे नेगेटिव आएगा, पर इस एग्जाम्पल ये अपवाद होने के कारण क्या होगा कि हार्ड पर नेगेटिव नहीं आएगा, हार्ड पर पॉजिटिव आएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, ठीक है।